हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, आपको इसके पहले सूचित कर दिया था कि अहमदाबाद केस की तारीख 30 जनवरी है। तो कल सोमवार 30 जनवरी फाइनल आर्गुमेंट डेट। पूज्य बापूजी, मैयाजी, ध्रुवपन और अन्य 4 लोग हैं जो इस केस में आरोपी है। वैसे तो हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा है कि 31 जनवरी के पहले ट्रायल खत्म करके किसी भी परिस्थिति में जजमेंट दिया जाए, पर अभी अभी जानकारी मिली है कि कल जजमेंट तो नहीं आएगा। कल फिर नई तारीख कौन सी मिलती है वो कल पता चल जाएगा। फिर भी हमें विश्वास है कि न्यायालय सत्य के पक्ष में जल्द ही फैसला सुनाएगा। देर है, अंधेर नहीं है। देर तो हो ही रही है हमारी न्यायपालिका द्वारा, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि अंधेर नहीं होगा। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट कीर्ति जी ने कहा है, ये केस फिट फॉर अक्विटल है, तो अब बापूजी की रिहाई तो होनी ही चाहिए इस केस में। 1 माह पूर्व हमने कीर्ति जी से लाइव चर्चा की थी। 2 घंटे चली उस चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण अंश मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। थोड़ा समय देकर जरूर सुनिएगा, क्योंकि कल 30 जनवरी तारीख है गुजरात केस में, और गुजरात केस संबंधी ही कई महत्वपूर्ण बातें कीर्ति जी ने बताई है, जिससे बापूजी का निर्दोष बरी होना तय है यदि सत्य के पक्ष में जजमेंट आता है तो। कल तो फैसला नहीं आएगा, किंतु जब भी आएगा हमारे पक्ष में ही आएगा। ऐसा क्यों? सुनिए फाइट फॉर योर राइट एक्टिविस्ट एडवोकेट कीर्ति आहूजा जी को। भी कीर्ति जी ने कहा कि जोधपुर केस में फिट फॉर अक्विटल है, ऐसा उन्होंने कहा कि मतलब बरी होने योग्य वो केस उनको लग रहा है। तो अहमदाबाद का जो केस है उसकी फाइल भी कीर्ति जी आपको 10 दिन पहले कोई साधक देकर गए, आपने उसका भी स्टडी किया है। तो क्या वो केस फिट फॉर अक्विटल है, ऐसा लगता है आपको? अहमदाबाद केस? हाँ, अहमदाबाद केस में भी मेरे पास जो फाइल आई है वो करीबन 11,000 पेजेस की फाइल है। तो अब 11,000 पेजेस मैं 10-12 दिन में तो नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन जो कुछ पेजेस मैंने पढ़े हैं उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। अहमदाबाद केस में क्योंकि मैंने कंप्लेनेंट का एविडेंस पढ़ा है, तो उसमें जो मैंने कुछ चीज नोटिस की जो कि एक्विटल के लिए मुझे लगता है कि केस बनता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो 12 साल का आपने डिले बोला है, ये अपने आप में ही सस्पिशन का सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि 12 साल एक छोटा डिले नहीं होता है। मैं खुद एक लॉयर हूं और मैं कितने क्रिमिनल केसेस आर्ग्यू करती हूं, तो हम 3 दिन के 4 दिन के डिले भी काउंट करते हैं। 4 दिन का डिले भी हम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट में यूज करते हैं कि देखिए इसमें डिले है, और यहाँ पे तो दिनों का नहीं है, यहाँ पे 12 साल का डिले है। सबसे पहली बात तो ये है। तो डिले में अगर कोई केस आता है तो सबसे पहले वो सस्पिशन की नजर से ही देखा जाना चाहिए, और ऊपर से इनऑर्डिनेट डिले के बाद अगर वो डिले एक्सप्लेन्ड नहीं है, जैसे मान लो कि कोई कारणवश आप अच्छा कोई कारण कोर्ट में दे देते हैं जो कि जस्टिफाइड रीजन हो कि आप डिले से क्यों आ रहे हैं, तो वो डिले फिर भी रेयर केसेस में जस्टिफाई माना जाता है। लेकिन अदरवाइज प्राइमा फेशी वो डिले जब तक एक्सप्लेन्ड नहीं है तब तक वो डिले सस्पिशन की ओर ही केंद्रित करता है। ऐसी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की बहुत सारी जजमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये डिले ही बहुत बड़ा सवाल है। तो मैंने जब आप ये जो अहमदाबाद केस के बता रहे हैं, ये फाइल में से मैंने कुछ जो कंप्लेनेंट के जो एविडेंस पढ़े हैं, उसमें मुझे कोई उसमें फाइल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अब मैं फाइल थोड़ी पढ़ चुकी हूँ। पहले तो मुझे फाइल मेरे पास नहीं थी तो मुझे केस का पता नहीं था, लेकिन अब मैं फाइल पढ़ चुकी हूँ तो मैं आपको फाइल में से बता रही हूँ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैंने जो डॉक्यूमेंट पढ़ा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि 12 साल का ये इनऑर्डिनेट डिले एक्सप्लेन्ड नहीं है प्रॉपरली। और अगर कोई इतना लंबा डिले प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं होता है तो सबसे बड़ा सस्पिशन का कारण यही बनता है। और इस केस में लड़की के स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें तो 2001 में वो अपना इंसिडेंट बताती है, और वो आई है आश्रम में 1996 में। 1996 से लेकर 2001 तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो बताती है कि 2001 में उसके साथ में इंसिडेंट हुआ। 2001 के बाद मैं फाइल मेरे सामने पड़ी है, मैं उसमें से आपको बता रही हूँ। तो 2001 के इंसिडेंट के बाद वो कहती है कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2007 में मैं छोड़ के आ गई, आश्रम से मैं चली गई।
अब 2009 से लेके 2007 तक उसका खुद का स्टेटमेंट है कि वो एक बड़ी वक्ता थी, यानी जी। वो पूरे देश में जगह जगह पे प्रोग्राम्स करती थी, सत्संग करती थी, और उसने खुद ये बताया है कि मैं उस सत्संग की टीम लीडर थी। उस समय जी। तो उसके साथ में बापूजी नहीं जाते थे, या और कोई जो भी जाते थे वो उसके अंडर में जाते थे। तो जी। यानी 2001 के बाद शी वॉज इंडिपेंडेंट। और 2007 में जब वो आश्रम छोड़ के चली जाती है, तो 2007 से लेकर ये कंप्लेंट जो हुई है 2013 में हुई है, 2007 से 2013 तक व्हाई शी रिमेन्ड साइलेंट, इसका जवाब उसने सेटिस्फैक्टरी नहीं दिया है। 2007 से लेके 2013 तक उसको क्या थ्रेट था? क्या कोई थ्रेट में दिया गया था उसको? क्या उसको किसी कस्टडी में रखा गया था? बिल्कुल नहीं। इवन 2001 से भी उसको कस्टडी में नहीं रखा गया। 2001 के इंसिडेंट के बाद से वो पूरे देश में घूम रही है। उसका खुद का स्टेटमेंट ये कहता है, सामने है मेरे, और उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि मैं साल में कुछ ही दिन रहती थी आश्रम में, बाकी तो मैं साल भर जगह जगह प्रोग्राम्स में रहती थी, इंडिपेंडेंट। तो पहला सवाल कि उसी समय वो आश्रम छोड़ के क्यों नहीं चली गई अगर 2001 में उसके साथ इंसिडेंट हुआ? सेकेंड थिंग, अगर वो नहीं भी छोड़ के गई तो उसके पास पूरे चांसेस थे कि वो कंप्लेंट कर सकती थी, बिकॉज शी वाज इंडिपेंडेंट, वो किसी इलीगल कस्टडी में नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन कि 2007 के बाद तो वो और इंडिपेंडेंट हो गई, आश्रम छोड़ के चली गई अपने घर, शादी कर ली, और पीछे से उसको बापूजी की तरफ से या आश्रम की तरफ से कोई धमकी नहीं आई। जी। सो व्हाई डिडंट यू फाइल द कंप्लेंट एट दैट टाइम? इसका कोई रीजनेबल आंसर नहीं है। और डिले का एक्सप्लेनेशन सबसे बड़ा ये होता है कि मैं थ्रेट में थी, या मैं कस्टडी में थी, या मुझे थ्रेट दिया जा रहा था, लेकिन ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है कि 2007 से 2013 तक थ्रेट दिया गया हो। अब आपके मैं दूसरे सवाल पे आती हूँ, जो आपने कहा कि इसमें अहमदाबाद की वो इंसिडेंट बता रही है, लेकिन कंप्लेंट करने के लिए वो सूरत गई है, और सूरत में जाके उसने 0 एफआईआर की है, और सूरत से फिर वो 0 एफआईआर ट्रांसफर होके अहमदाबाद आई है। पहली बात तो मैं आपके साथ साथ यहाँ सभी दर्शकों को बता दूं कि 0 एफआईआर क्या होती है। 0 एफआईआर का मतलब लीगली क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई क्राइम हो गया और आप अर्जेंटली कंप्लेंट करना चाहते हो, तो लॉ आपको ये कहता है कि कोई बात नहीं, आप अगर क्राइम के इंसिडेंट वाले लोकेशन पर, जुरिस्डिक्शन पर कंप्लेंट नहीं कर पाते हो, तो आप इमीडिएटली रिलीफ लेने के लिए कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके 0 एफआईआर कर दो। ये 0 एफआईआर का प्रोविजन उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनको अर्जेंटली, इमीडिएटली रिलीफ चाहिए और वो जुरिस्डिक्शन तक जाने में असमर्थ हैं। बिल्कुल। लेकिन यहां पर केस क्या है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में मौजूद है, लेकिन वो जुरिस्डिक्शन छोड़ के वो सूरत जा रही है 0 एफआईआर कराने के लिए। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट बात है। 0 एफआईआर का जो प्रोविजन है वो किस लिए बनाया गया, किसके लिए बनाया गया? उन विक्टिम्स के लिए बनाया गया जो जुरिस्डिक्शन तक नहीं पहुंच सकते। तो भाई किसी भी आप कहीं भी हो, आप बगल के पुलिस स्टेशन, थाने में जाके बोल दो और फिर वो सही जगह पे जाके ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऑपोजिट हो गया, उल्टा, कि वो है जुरिस्डिक्शन अहमदाबाद में और वो गई है सूरत में। कमाल। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। थर्ड थिंग जो आपने कही कि इसमें बिल्कुल चूज करके पुलिस स्टेशन चूज किया गया है, स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन में जाके जिनके पास कंप्लेंट की गई है। आपने ये बताया कि जो कमिश्नर है उन्होंने कंप्लेनेंट के हस्बैंड को अगर फेवर दिया है नौकरी का या घर के रूप में जो भी फेवर दिया है, तो ये एब्सोल्युटली केस में उठाना चाहिए आपको ये पॉइंट, और लीगली ये एक अच्छा लीगल पॉइंट है डिफेंस के लिए। और अहमदाबाद केस क्योंकि अभी जजमेंट नहीं आई है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस केस में ये पॉइंट अच्छे से उठाया जाए, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ डिफेंस कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जिसने कंप्लेंट दर्ज की है वो ही अगर कंप्लेनेंट को किसी भी प्रकार से फेवर दे रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोसिक्यूशन के लिए अगेंस्ट पॉइंट है और डिफेंस के लिए फेवरेबल पॉइंट है। अगर कोई केस में इतना डिले होता है तो एविडेंस भी कोई नहीं होता, ना मेडिकल एविडेंस हो सकता है, ना ही कोई डायरेक्ट एविडेंस, ना फॉरेंसिक एविडेंस, कुछ भी इतने साल बाद कलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि विक्टिम का अकेले का स्टेटमेंट ही होता है जिसमें कि कोर्ट को रिलाई करना होता है। तो इसमें लॉ क्या कहता है, जो मैं आपको लॉ बता रही हूँ, लॉ क्या कहता है
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लॉ ये कहता है कि अगर आप विक्टिम की स्टेटमेंट पर रिलाय करते हुए कोई केस में करना चाहते हो कन्विक्शन, तो वो उसी केस में कर सकते हो जिसमें उस विक्टिम का स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूसली ट्रस्टवर्दी रहा हो। जी यानी वो शुरू से वो विक्टिम कंसिस्टेंट रही हो अपने स्टेटमेंट में। और स्टेटमेंट का मतलब ठीक है, छोटी मोटी चीजें नहीं, लेकिन जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, जो कि पर्टिकुलर ऑफेंस की तरफ केंद्रित करते हुए जो बयान है, जिसको हम क्रक्स बोलते हैं, उतना जो पर्टिकुलर रेलिवेंट पार्ट है, उस पार्ट में वो विक्टिम का स्टेटमेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तभी वो विक्टिम रिलायबल मानी जाएगी, तभी विक्टिम के स्टेटमेंट को ट्रस्टवर्दी माना जाएगा, और तभी आप विक्टिम के सोल स्टेटमेंट पर कन्विक्शन कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और हर केस में यही फॉलो होता है। तो अगर अहमदाबाद केस की बात अब हम करें इस लॉ को अप्लाई करते हुए, तो विक्टिम का जो स्टेटमेंट है मेरे सामने, इसमें स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं तो विक्टिम के स्टेटमेंट्स कितनी बार दर्ज हुए हैं, जो मैं फाइल देख रही हूं, जिस फाइल में से मैंने ये नोट किया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बार विक्टिम के स्टेटमेंट्स ट्रायल से पहले हुए हैं, उसके बाद से ट्रायल कोर्ट में हुआ है, यानी 9 बार उसके स्टेटमेंट हुए हैं। और जो मैंने एविडेंस ये पढ़े स्टेटमेंट्स, विक्टिम का स्टेटमेंट हर स्टेज पर इंप्रूव हो रहा है, वो हर स्टेज पर कुछ ना कुछ ऐड कर रही है। तो क्या ऐसे विक्टिम को रिलायबल मानना चाहिए? क्या ऐसे विक्टिम को ट्रस्टवर्दी मानना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का लॉ कहता है कि नहीं। जो स्टेटमेंट बार बार इंप्रूव करे, वो भी क्रक्स ऑफ द मैटर पे, मेन ऑफेंस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि शुरुआती स्टेटमेंट्स में विक्टिम ने कहा है कि सिर्फ 2001 में उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, 2001 की एक इंसिडेंट उसने बताई है। लेकिन लेटर ऑन जब वो आगे 164 का स्टेटमेंट देती है, तो उसने एक एडिशनल एक इंसिडेंट ऐड किया है 2005 का। अभी ये इंसिडेंट उसने अपने इनिशियल पुलिस के स्टेटमेंट्स में नहीं दिया जी। तो ये एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है। और इंप्रूवमेंट का मतलब यहाँ पे हम ये ना समझे कि कोई भी छोटा मोटा इंप्रूवमेंट, फर्क होता है कि आप कोई इंप्रूवमेंट कर रहे हो वो छोटा है या बड़ा है, ये भी देखा जाता है। क्रिमिनल लॉ में, आप कोई भी क्रिमिनल लॉ में जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई विक्टिम अगर स्टेटमेंट देती है और वो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर देती है, मान लो कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो गया जगह, जैसे प्लेस का या लोकेशन, ऐसे छोटी मोटी चीजों का थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो गया, वो ठीक है, चलता है। वैसे भी इतने कोर्ट ऐसा मानती है कि बहुत साल बाद स्टेटमेंट दे रहे हो तो थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज आएंगी। लेकिन आप पूरी की पूरी घटना में ही चेंज कर रहे हो, जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ, अगर आप उसमें पूरा का पूरा घटना ही ऐड कर रहे हो। इस अहमदाबाद केस में लड़की ने शुरू में कहा कि 2001 में इंसिडेंट हुआ, एक ही इंसिडेंट बताया, और बाद में जाके लड़की ने कहा कि 2005 में भी एक इंसिडेंट हुआ था। कमाल। तो अब आपको एक और भी बात मैं बताऊं, मैंने फाइल में एक और चीज नोटिस की, जिसमें कि लड़की ने जब 164 का स्टेटमेंट दे दिया और उसमें इंप्रूवमेंट कर, उसके बाद से बहुत ही शॉकिंग मुझे लगा पढ़ के कि 164 का स्टेटमेंट होने के बाद पुलिस एजेंसी दोबारा से विक्टिम का स्टेटमेंट करती है और उसमें उससे एक्सप्लेनेशन लेती है कि आपने शुरू में तो हमको ये बताया था, शुरू में तो आपने हमको ऐसा बताया था, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने 164 में आपने ये बात भी बता दी। शुरू में तो आपने स्टेटमेंट में हमें ये कहा था, लेकिन 164 स्टेटमेंट में आपने उसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया, आपके स्टेटमेंट में बदलाव आ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन मांगी, जो कि पुलिस नहीं कर सकती। अगर किसी ने 161 का स्टेटमेंट दे दिया पुलिस के पास में, उसके बाद से मजिस्ट्रेट के पास 164 का स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद से दोबारा पुलिस क्यों ले रही है स्टेटमेंट और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ले रही है? क्वेश्चन पूछ रही है, आपने तो हमें कहा था कि पहले ओरल हुआ था, उसके बाद से इंटरकोर्स हुआ था, लेकिन आपने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि पहले इंटरकोर्स हुआ है फिर ओरल हुआ है। तो पुलिस एक्सप्लेनेशन मांग रही है कि आपका ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, जबकि ये कॉन्ट्रडिक्शन को तय करना किसका काम है? ट्रायल कोर्ट का। ट्रायल कोर्ट के सामने ये बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पुलिस एक्सप्लेनेशन मांग के उस लैकुना को भरने की कोशिश कर रही है कि जो विक्टिम के स्टेटमेंट्स में ये ना दिखे कि उसने इनिशियली ये बातें पुलिस को नहीं बोली थी, पुलिस के स्टेटमेंट में ये बात नहीं बोली थी, ये बात 164 में ही बोली थी, तो उसको, उस लैकुना को भरने के लिए पुलिस ने कोशिश की है। तो ये चीज जो मैंने फाइल में लिखी काफी शॉकिंग लगी।
तो इस तरह से जो इस अहमदाबाद केस में जो हर स्टेज पर विक्टिम के स्टेटमेंट में इंप्रूवमेंट हुई है, ये चीजें कोर्ट के सामने लाना बहुत जरूरी है, जिसके बेस पर आप कोर्ट को ये कन्विंस कर सकते हैं कि जो ये विक्टिम है ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, क्योंकि ये इम्प्रूव करती गई। और यहाँ पे एक और चीज बहुत गौर करने वाली है कि जहाँ पे विक्टिम शुरुआत में सबसे पहले, जैसा कि आपने भी बताया कि वो सूरत कमिश्नर ऑफिस में जाके उसने कंप्लेंट दी। 12 साल बाद कंप्लेंट लेके जा रहा है तो वो पूरी तैयारी से जा रहा है। 12 साल बाद कोई कंप्लेंट, कोई मान लो किसी के साथ कुछ अचानक से कोई घटना घटी और फिर वो पुलिस स्टेशन में गया तो उससे कुछ बातें छूट सकती हैं। ठीक है, आप जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन चले गए, आपके साथ अभी अभी कुछ हुआ है तो आपसे कुछ बातें रह सकती हैं, लेकिन कोई 12 साल बाद आ रहा है, वो भी अहमदाबाद की जुरिस्डिक्शन छोड़ के सूरत में जा रहा है और सूरत में कमिश्नर ऑफिस में जाके वो पूरे आराम से स्टेटमेंट बता रहा है, उसकी स्टेटमेंट बकायदा टाइप की जा रही है। ऐसे स्टेटमेंट में आप कैसे कोई चीज छोड़ सकते हो? बिल्कुल। तो ये बहुत ही इम्प्रॉबेबल बात लगती है और ये इस वजह से ये ट्रस्टवर्दी नहीं लगती है। विक्टिम ये बातें कोर्ट के सामने अच्छे से रखनी चाहिए, तो ये एक्विटल की तरफ ले जाएगा।